बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। व्यूअर्स, काश मैं कह सकती कि एक और नई खिलखिलाती एक्साइटिंग अमेजिंग सुबह के साथ आज के शो का हम आगाज़ कर रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली कल एक बहुत ही ट्रेजिक दिन था, जैसे कि आप जानते हैं। और अगर नहीं जानते तो अब आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर देते हैं कि टर्की और सीरिया में हौलनाक ज़लज़ला आया। उनान, कब्रास, इराक़, लेबनान और जॉर्डन के एरियाज़ भी इससे मुतासिर हुए। रिक्टर स्केल पे ये 7.8 की शिद्दत का था और ये ज़लज़ला यहाँ ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि 7.6 शिद्दत के आफ्टर शॉक्स भी वहाँ पे महसूस किए गए और इसका सिलसिला जारी है। व्यूअर्स, लोगों का इतना बुरा हाल है और इतने हैरान कुन सिचुएशन वहाँ पे है कि इट इज़ एक्चुअली मतलब इंसान की रूह कांप जाती है तस्वीरें देख के। व्यूअर्स, हम ख़ुद भी एज़ अ नेशन, एज़ पाकिस्तानीज़ ज़लज़ले के सिलसिले से गुज़रे और आपको याद होगा कि 2006 का ज़लज़ला तो इतना हौलनाक था और इतना शॉकिंग था। और 2006 था कि 2005 था, हाँ 2005 का ज़लज़ला जो है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब आई स्टिल रिमेंबर कि उस वक्त आई वॉज़ एक्सपेक्टिंग माई सन हमज़ा, और जिस तरीके से ज़मीन हिल रही थी और मैं इस्लामाबाद में थी उस वक्त, और जो पूरी वहाँ पे सिचुएशन क्रिएट हुई। अब इस वक्त जो है वो 4000 के करीब लोगों की डेथ हो चुकी है, वो अब इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं और ये नंबर्स अभी के हैं। नेक्स्ट 1-2 दिनों में और भी नंबर्स जो हैं वो ऑब्वियसली बढ़ेंगे, अल्लाह ना करें कि बढ़े, लेकिन जो लोग ज़ख्मी हैं, जो लोग इस वक्त मुतासिर हुए हैं ज़लज़ले से बहुत बुरी तरीके से, उनकी इन्फॉर्मेशन और डिटेल्स वक्त के साथ हमारे साथ शेयर होती रहेगी। अभी भी लोगों को निकाला जा रहा है, रोड्स तबाह हो गए हैं, बिल्डिंग्स बर्बाद हो गई हैं, लोगों की बिजनेसेस तबाह हो गई हैं और सबसे बड़ी और सबसे अहम बात ये कि व्यूअर्स, लोगों ने अपनी जान गंवा दी है, अपने फैमिली मेम्बर्स को खो दिया है। पूरी फैमिलीज़ जो हैं वो मतलब समझ नहीं आती कि ये चीज़ें क्यों होती हैं, कैसे होती हैं। खैर, इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न्स तो हज़ारों हैं, लेकिन बात यह है कि इस किस्म की ट्रेजिडी पे इंसान कहे तो क्या कहे। बस यही कह सकते हैं कि तुर्की, सीरिया और उसके गिरदोनवा के इलाकों में जो लोग इस ज़लज़ले से मुतासिर हुए हैं, उनके दुख में हम बराबर के शरीक हैं एज़ अ नेशन। और इंसान होने के नाते व्यूअर्स, अपने ये जो भाई बहन हैं जो इतनी बुरी तरीके से इफ़ेक्ट हुए हैं और जो अपनी जानें गंवा चुके हैं, मतलब व्यूअर्स तस्वीरें आ रही हैं, फुटेज आ रही है, लोग देख रहे हैं और मतलब बहुत से मतलब मेरे जैसे लोग तो खैर देख भी नहीं पा रहे, जो सच्ची बात है। जब कोई वीडियो या कोई फुटेज इस तरह कोई शेयर करता है, मैं उसको फ़ौरन ही डिलीट कर देती हूँ, क्योंकि मेरे में इतनी हिम्मत ही नहीं है कि मैं उनको देखूँ। छोटे छोटे बच्चे, बुज़ुर्ग, ख़वातीन, मर्द, आई मीन व्यूअर्स, इट इज़ हॉरिफिक। पाकिस्तान से भी रेस्क्यू टीम और इमदादी सामान लेकर तैयारा तुर्की की तरफ रवाना हो चुका है। दुआ है कि अल्लाह पाक उनके लिए आसानियाँ पैदा करें। लेकिन ये जो बर्बादी है, मतलब शहर पूरे शहर जो हैं वो ज़मीन बोस हो गए हैं, मतलब वो डिस्ट्रॉय हो गए हैं। और इतनी बड़ी ट्रेजिडी से तुर्की, सीरिया, इसके इर्द गिर्द के इलाके कैसे रिकवर करेंगे, आई डोंट नो। बट सबसे ज़्यादा बुरी तरीके से इफ़ेक्ट टर्की और सीरिया हुआ है और बहुत बुरे हालात हैं। हम लोगों को भी बहुत ज़्यादा मदद करने की कोशिश की टर्की ने। जब ये फ्लड्स आए थे, अगर आपको याद हो तो लास्ट ईयर के फ्लड से हम लोग एज़ अ नेशन इतनी बुरी तरह मुतासिर हुए थे। 1/3 ऑफ पाकिस्तान जो है वो पानी के नीचे था और हमें पूरी दुनिया के लोगों ने आगे बढ़ के हिम्मत भी दी, फाइनेंशियली भी सपोर्ट की। उसके अलावा बहुत सी इमदादी सामान भी हमारे लिए भेजा, रेस्क्यू टीम्स भी भेजी। सो व्यूअर्स, दुआ है कि टर्की और सीरिया को भी इसी तरीके से बहुत सी हेल्प और सपोर्ट मिले। और अगेन व्यूअर्स, जो बात मैं हमेशा कहती हूँ कि जब इतना बड़ा कोई नेचुरल डिज़ास्टर आता है तो फ़ौरन ही ये रिज़ॉल्व नहीं हो जाता, सिर्फ़ पैसों से और इमदाद से नहीं, बल्कि एक रिकवरी पीरियड होता है, एक मुल्क, एक शहर की रीबिल्डिंग होती है। और ये सारा कुछ जो है, इसमें पैसे भी रिक्वायर्ड होते हैं, मैन पावर भी रिक्वायर्ड होता है।
और ऑफ कोर्स इतनी बड़ी ट्रेजिडी, 4000 से ज़्यादा लोग, ये तो अभी हमारे पास फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं। लाइक आई सेड, ओवर टाइम मज़ीद और इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की जाएगी जैसे जैसे वक्त गुजरेगा। CNN पे कोई और इन्फॉर्मेशन आ रही है, BBC पे कोई और इन्फॉर्मेशन आ रही है। बस अल्लाह ताला इन लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करे, और जो लोग मलबे तले दबे हुए हैं और ज़िंदा हैं, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे और उनको जल्द अज जल्द उस मलबे से निकाल लिया जाए। क्योंकि व्यूअर्स, एक तो फ़ौरन जिन लोगों की डेथ हो जाती है वो लोग होते हैं, फिर वो लोग होते हैं जो ज़ख्मी होते हैं लेकिन मलबे के नीचे नहीं दबे होते, और फिर वो लोग होते हैं जो मलबे के नीचे दबे होते हैं, ज़िंदा होते हैं, लेकिन उन तक कोई पहुँच नहीं पा रहा होता। सो अल्लाह ताला उन लोगों के लिए भी आसानी पैदा करे, और जितनी ज़्यादा जानें बच सकती हैं उतनी जानें बच जाएँ। आमीन। व्यूअर्स, इस बहुत मेजर ट्रैजिक इवेंट के साथ साथ कुछ ऐसे लोग हैं जो आज के दिन 7 फरवरी को हम इस दुनिया से रुखसत हुए। आज उनको भी हम ट्रिब्यूट पेश करना चाहते हैं, उनको याद करना चाहते हैं। 7 फरवरी है, सूफ़ी ग़ुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम साहब की आज डेथ एनिवर्सरी है। सूफ़ी ग़ुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम साहब बेहतरीन स्कॉलर थे, पोइट थे, राइटर थे। 4 अगस्त 1899 को आप पैदा हुए, और आप हफ्त रोज़ा और लैलो नहर के एडिटर भी थे। आपने पर्शियन समेत उर्दू और पंजाबी लैंग्वेजेस में भी पोइट्री की। बच्चों के लिए बहुत सी चीज़ें लिखी हैं, जिनमें से मेरी पर्सनल फेवरेट भी है टोट पटोट। बल्कि प्यार से मैं नूर को टोट पटोट ही बुलाती हूँ। सो टोट पटोट तो बचपन की ऐसे कहानियाँ हैं कि हम सब की फेवरेट है। दैन ख़वातीन एंड पहेलियाँ वगैरह शामिल हैं आपकी लिखी हुई चीज़ों में। 1965 की वॉर में आपने जो पेट्रियाटिक गाने लिखे उनसे उनको अवाम ने बहुत पसंद भी किया। गवर्नमेंट की जानिब से आपको सितारा इम्तियाज़ और प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी नवाजा गया। आपकी डेथ 17 फरवरी 1978 को लाहौर के शहर में हुई। अल्लाह ताला आपके दर्जात बुलंद फरमाए। आमीन। दूसरी पर्सनालिटी व्यूअर्स जो एक बेहतरीन एक्टर थे, वो भी अब इस दुनिया में नहीं रहे। आपकी एक्चुअली डेथ एनिवर्सरी होती है गयूर अख्तर साहब की। गयूर अख्तर साहब जो हैं, रेडियो पाकिस्तान से उन्होंने अपने फ़नी करियर का आगाज़ किया। पाकिस्तान टेलीविज़न का फेमस ड्रामा सोना चांदी में भी बहुत पॉपुलैरिटी हासिल की, जिसमें आपने एक्टिंग की। आपके फेमस ड्रामे जिनमें आपको बहुत रिकग्निशन मिली और लोगों ने आपको बहुत रिस्पेक्ट और रिगार्ड दी, वो वारिस और ऐनक वाला जिन भी शामिल हैं। फिर प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी आपको नवाजा गया। अल्लाह ताला गयूर अख्तर साहब के दर्जात बुलंद फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में आला तरीन मकाम अता फरमाए। आमीन। व्यूअर्स, यहाँ पे हमें ब्रेक की तरफ जाना है, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले अगर आप भी अपनी कोई फीलिंग्स और सेंटिमेंट्स इन ग्रेट पर्सनालिटीज़ के बारे में, या तुर्की और सीरिया में ये जो बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई है उससे रिलेटेड अपनी फीलिंग्स शेयर करना चाहते हैं, या हमारे टॉपिक पे डिस्कशन करना चाहते हैं, तो हमारा फ़ोन नंबर है 04299 2000648, और हमारा ईमेल एड्रेस हमारा जो फेसबुक का पेज है वो है मॉर्निंग एट होम। सो हम और व्यूअर्स, एक बात ज़रा क्लियर कर दूं, सूफ़ी तबस्सुम साहब की जो डेथ एनिवर्सरी है वो 7 फरवरी 7 फरवरी है। मेरे मुंह से गलती से 17 निकल गया, 7 फरवरी है। माय मिस्टेक। वो ये सारा जो टर्की और सीरिया में जो मामलात हुए हैं, वाक़यात हुए हैं, उसके बाद थोड़ा सा इंसान, आपको पता है, डिस्टर्ब भी हो जाता है और थोड़ा हिल भी जाता है। सो कॉल करने के लिए 04299200648 पे कॉल कर सकते हैं। एंड मॉर्निंग एट होम हमारा फेसबुक का पेज है, ज़रूर फॉलो भी कीजिएगा। छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ इन्वायरमेंट और अपने जो मुल्क के हालात हैं और जो हमारी कंट्रीब्यूशन है कार्बन फुटप्रिंट कम करने की, उसके बारे में बात करेंगे। प्लास्टिक के बारे में, प्लास्टिक वेस्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। पर ब्रेक के फ़ौरन बाद हम किचन का रुख करेंगे और उसके बाद फिर अपने गेस्ट से भी मुलाकात करेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हमारे साथ शेफ़ ज़ूफ़िशा मुरीद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे बताइए कि आज किचन में हम क्या बना रहे हैं? आज किचन में हम बिरयानी बना रहे हैं। वंडरफुल। तो बिरयानी बना रहे हैं, साथ में हम कटलेट्स बनाएंगे। कौन से कटलेट्स? ये हम आलू और चिकन के बनाएंगे। आलू, जी। चलिए रेसिपीज़ की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है।
तो बिरयानी बनाने के लिए हम बनाएंगे चिकन की बिरयानी, तो उसके लिए हमें चाहिए चावल 1 किलो, मुर्ग का गोश्त 1 किलो, तेल 3 कप, दही आधा कप, प्याज 1 अदद, अदरक 1 खाने का चम्मच, टमाटर 2 अदद, लीमू 1 अदद, हरा धनिया 2 खाने के चम्मच, हरी मिर्च 2 अदद, सूखा आलू बहारा 8 से 10 अदद, नमक हस्बे जायका, सुर्ख मिर्च पाउडर 2 चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चम्मच, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, दालचीनी 2 से 3 अदद, लौंग 4 से 5 अदद, इलायची 4 से 5 अदद, बड़ी इलायची 2 अदद, बादियान 4 से 5 अदद, कड़ी पत्ता 2 अदद, गरम मसाला पाउडर 1 खाने का चम्मच और प्याज गार्निश के लिए। इसके अलावा कटलेट्स के लिए हमें चाहिए आलू। एक्सप्लेन कर दें। अच्छा, पहले बिरयानी की बता दूँ। ठीक है, बिरयानी की रेसिपी के लिए हमने पहले तो प्याज जो हैं उसको हमने ब्राउन कर लेना है और फिर वो ब्राउन प्याज निकाल के टमाटर और दही के साथ उसका एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेना, जैसे कि हमने बनाया हुआ है। सही, ठीक हो गया। और उसके साथ हमने पहले इसको ऑयल गरम करना है, उसमें ये पेस्ट डालना है, देन चिकन डाल के उसकी अच्छी सी बुनाई करनी है और इसमें हमने बाकी सारे स्पाइसेस जो मैंने बताए हैं वो हमने ऐड कर लेने हैं। और उसके बाद हम आ जाएंगे चावल की तरफ। चावल में हमने सारे मसाले डालने हैं, पिसा हुआ मसाला कोई भी यूज़ नहीं करना हमने, उसमें सारे मसाले डाल के चावल को बॉयल कर लेना है। ऑयल और नमक उसमें लाजमी डालें। बॉयल करने के बाद जो हमने ये ग्रेवी तैयार की है उसके बाद हमने इसकी तह लगानी है। इसका तह वाली बिरयानी है तो इसमें जो मेन काम है वो इसकी तह का ही होता है कि आपने इसको तह लगाते हुए पहले तो इसकी ऑयल जो है ना वो रखना होता है नीचे ताकि चिपके ना चीज़ उसके साथ। और उसके बाद चावल, देन आपने ये जो मसाला हमने ग्रेवी बनाई है बिरयानी की वो, और फिर एंड पे हमने गार्निश कर देनी है। गार्निश कर देनी है। और इसके अंदर बहुत से लोग ऐसे भी करते हैं कि अब राउंड राउंड आलू को फ्राई करके भी एक तय डाल देते हैं। मतलब इट डिपेंड्स कि आप अगर वेजिटेबल्स भी डालना चाहते हैं तो उसकी भी एक लेयर डाल दें। वैसे अक्सर जो सिंधी बिरयानी होती है ना, आलू उसमें ज़्यादा जी वो ज़्यादा होता है। अच्छा, कटलेट्स की तरफ जी। और अभी हम कटलेट्स की तरफ आ जाते हैं। उसके लिए हमें चाहिए आलू आधा किलो, कीमा 1 कप, हरी मिर्च 3 अदद, प्याज आधा कप, नमक हस्बे जायका और काली मिर्च हस्बे जायका। आलू को बॉयल करें और आलू को बॉयल करें, चिकन को भी बॉयल करें, चिकन को फ्राई ना करें। कुछ लोग फ्राई कर लेते हैं, उसको फ्राई नहीं करें ना, चिकन को भी बॉयल करें। और उसके बाद चिकन को श्रेड कर लें, आलू और चिकन का मिक्सचर बनाएं, उसमें हरी मिर्च डालें, काली मिर्च डालें और लाल पिसी हुई मिर्च बिल्कुल भी ना डालें क्योंकि जो चीज़ हमने फ्राई करनी होती है ना वो अच्छे तरीके से उसकी बुनाई नहीं होती। उसमें जब हम लाल मिर्च डाल देते हैं तो वो कच्चापन रहता है उसका। उसमें काली मिर्च डालें और फिर उसको अंडे के साथ आप फ्राई करें। और वैसे भी अगर हरी मिर्च डाल रहे हैं तो धड़ा मिर्च ना डालें, धड़ा मिर्च डालते हैं तो हरी मिर्च ना डालें। वो अजीब सी एक कॉम्बिनेशन हो जाती है और इतनी ज़्यादा मतलब आपको मिर्च का फ्लेवर दोनों से मुख्तलिफ आता है। और यूजुअली इसके अंदर हरा मसाला अगर डले तो वो ज़्यादा मज़े का लगता है। हरा धनिया, हरी मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च जो है ना वो थोड़ा टेस्ट भी और कलर भी थोड़ा ख़राब करती है। हाँ, इसलिए सो डन हो गया जी। तो ये हमारी रेसिपीज़ हैं व्यूअर्स, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपनी फीडबैक भी हमारे साथ शेयर कीजिएगा। अच्छा व्यूअर्स, अब मैं आपसे बात करना चाहूँगी प्लास्टिक पोल्यूशन की। प्रॉब्लम ये है कि आजकल के ज़माने में हम लोग अपनी ज़िंदगी को आसान करने के लिए इन्वायरमेंट का, अपने इर्द गिर्द की जो आबो हवा है, अपनी जो मतलब बेसिकली देखिए हमने नेचर में रहना है और नेचर के जितने करीब हम रहेंगे उतना ही ज़्यादा हमें फ़ायदा होगा। लेकिन हम करते क्या हैं कि अपने कार्बन फुटप्रिंट को बढ़ाते चले जाते हैं। अब कार्बन फुटप्रिंट से मुराद क्या? गाड़ी में बैठते हैं, गाड़ी जब ऑन करते हैं तो जो उसके अंदर से एग्जॉस्ट से धुआं निकलता है वो एयर पोल्यूशन क्रिएट करता है। जब हम घर में प्लास्टिक के थैलों को इस्तेमाल करते हैं या प्लास्टिक के बर्तनों को इस्तेमाल करते हैं, अब प्लास्टिक की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो 1000 साल तक प्लास्टिक जो है वो मतलब डिज़ोल्व नहीं होता या हमारी मिट्टी का हिस्सा नहीं बन पाता। तो 1000 साल तक वो अपनी शेप को, अपने आप को बरकरार रखता है। तो ये जो प्लास्टिक के थैले जिनकी हम सबको ऑब्सेशन है, प्लास्टिक के बर्तन जो हम घर के अंदर इस्तेमाल करते हैं, प्लास्टिक की बॉटल्स में पानी पीते हैं, अब हम ये जो डिस्पोजेबल बॉटल्स भी ख़रीदते हैं, इससे भी हमारा कार्बन फुटप्रिंट इंक्रीज़ होता है। जब हम बार बार फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चे खेल कूद के अंदर जाके नलके ऑन कर देते हैं या पानी के पाइप के साथ खेल रहे होते हैं तो हम पानी को ज़ाया करते हैं, अगेन इंक्रीजिंग आ कार्बन फुटप्रिंट। बात ये है कि हमने अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल और काबू में लेके आना है। ये जो फ्लड्स भी आए हैं पिछले दिनों, इसके बारे में भी ये बहुत ज़्यादा लोग कह रहे हैं कि क्योंकि हम लोग इन्वायरमेंटली सेंसिबल नहीं हैं और क्योंकि दूसरे ममालिक में जो है वो आलूदगी ज़्यादा हो रही है तो वो हमें भी मुतासिर कर रही है। एंड इट्स ट्रू, अफ्रीका में जो चीज़ की जाएगी वो पाकिस्तान में भी असरअंदाज करेगी और जो पाकिस्तान में हम चीज़ करेंगे वो जर्मनी में भी अफेक्ट करेगी, क्योंकि हवा तो पूरी दुनिया में घूमती है ना, किसी एक जगह पे लिमिटेड तो है नहीं।
और ना ही हम कोई ग्लास के डोम्स के अंदर रहते हैं कि वो हवा बाहर नहीं निकलती। सो चाहे हवा हो गई, चाहे पानी हो गया, इन सब चीज़ों का ख्याल रखना, ओजोन लेयर का ख्याल रखना। ये आई रिमेंबर जब मैं छोटी होती थी तो ओजोन लेयर पे बहुत बात होती थी, लेकिन अब तो बात उससे कहीं गुना आगे बढ़ चुकी है। आप ये देखें कि लाहौर में, कराची में, एटलीस्ट पाकिस्तान में कोई 2 से 3 महीने इंसान सांस नहीं ले सकता क्योंकि इतने ज़्यादा ब्रीदिंग इश्यूज़ हो गए हैं, क्योंकि एयर पोल्यूशन इतनी ज़्यादा है। खैर, आज हमें गाइड करने के लिए स्पेशली प्लास्टिक वेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से फहद महमूद साहब ने ज्वाइन किया है। आप डेप्यूटी CEO हैं ऑफ द लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी, इसके अलावा असिस्टेंट कमिश्नर भी रह चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा फहद साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि लाहौर शहर की अगर हम बात करें, अब ये व्यूअर्स हर शहर को अप्लाई करता है, जो ये बात करने जा रहे हैं वो लगभग सबके यही हालात हैं। लाहौर शहर में वेस्ट कितना प्रोड्यूस होता है? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी ओवर दिस टॉपिक, एंड सेकेंडली जो आपका सवाल है, लाहौर में ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली वी जनरेट अराउंड 6000 टन्स अ डे, 6000 टन्स ऑफ वेस्ट डेली जो कंपनी लिफ्ट करती है और अपनी डंपिंग साइट्स पे पहुंचाती है। सो दैट मींस वी जनरेट एट अ रेट ऑफ 0.6 kg पर पर्सन पर डे, और ये काफ़ी बड़ा क्वांटम है जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी बड़ा हैज़र्ड है। अब देखें ना, सीधी बात है फादर, अगर हम सुबह से ही अपने दिन को शुरू करें, हमने बच्चों को के लंच बॉक्सेस और उसके अंदर डाल दिए प्लास्टिक, मतलब चिप्स के पैकेट, बिस्किट्स के पैकेट, वटेवर, जूस के डब्बे। अब ये सारी चीज़ें जब इस्तेमाल हो जाती हैं तो फिर ये डिस्पोजेबल होती हैं, आप इनको फेंक देते हैं, राइट? Exactly. अच्छा, हस्बैंड को भी आपने खाना पीना वटेवर दिया, चले आपने टिफ़िन डाला, टिफ़िन को आपने प्लास्टिक के थैले में डाल दिया, वो प्लास्टिक का थैला भी वेस्ट हो गया। उसके बाद आपने जाके सौदा ख़रीदा, उसमें भी आपने प्लास्टिक के थैले और ये चीज़। हम लोग कुछ घंटों में इतना वेस्ट करते हैं, इतनी ज़्यादा प्लास्टिक वेस्ट को इस्तेमाल करते हैं कि दिन तो फिर बहुत ही बड़ी बात हो जाती है। और आपने कहा 0.6 किलोज, यानी कि 1 पाउंड वेस्ट डेली हर इंसान क्रिएट करता है। यहाँ पे बिल्कुल ऐसे ही है। सेकेंडली जो आपने प्लास्टिक वेस्ट का इशू ये है कि एक तो इट गिव्स अ बैड लुक टू द सिटी, क्योंकि हमारे लोगों की जनरली आदत है कि वो प्लास्टिक्स को फेंक देते हैं सड़कों पे, एक, और सेकेंडली जब इनको हम डंप करते हैं तो ये डिग्रेडेबल नहीं है, ये डिग्रेडेबल नहीं है, जिसकी वजह से 1000 साल कोई मजाक नहीं है। एग्जैक्टली, और ये बहुत बड़ा एनवायरमेंटल हैज़र्ड है जो हमारी सिटीज़ में बहुत ज़्यादा प्रोनाउंस बनता जा रहा है। इसके लिए सोल्यूशन यही है कि एक तो हम सबसे पहले कम से कम प्लास्टिक को यूज़ करें, सेकेंडली उसको एक वक्त पे आप लोगों ने बहुत ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर, और मतलब गवर्नमेंट ने भी इस चीज़ के ऊपर बड़ा फोकस किया था कि भाई प्लास्टिक के थैले नहीं बेचे जाएंगे। अच्छा, जो प्लास्टिक है इसमें रेगुलेशन, सोर्स कंट्रोल जिसकी आप बात कर रही हैं, वो बहुत ज़रूरी है, मगर इसके साथ साथ जो बहुत इम्पॉर्टेंट ये भी है कि हम इस प्लास्टिक को काबिल इस्तेमाल दोबारा लाएं, ताकि ये ज़मीन में या मीथेन गैसेस के डंपिंग साइट्स पे वजह ना बने। इसके लिए कंपनी हैज़ टेकन एन इनिशिएटिव के 3 कलर बिन्स को इंट्रोड्यूस करवाया, ताकि हम सेग्रीगेटेड वेस्ट को उठाएं और प्लास्टिक्स को रिसाइक्लेबल की तरफ लेके जाएं, ताकि हमारा वेस्ट जनरेशन से उसको वापस रिसाइकिल करके दोबारा काबिल इस्तेमाल बनाया जा सके। बट अब ज़रूरी बात यह है ना कि अगर 3 कलर्स की बिन्स है व्यूअर्स, तो फिर उस बिन में वो चीज़ फेंके जो उस बिन की है, ये भी बड़ा इशू अच्छा है। ये जो है, ये वाला इशू बहुत प्रोनाउंस्ड है हमारी सोसाइटी में, जनरल अवेयरनेस की कमी है। अच्छा, दूसरी चीज़ के एक डब्बा ज़्यादा भरा हुआ है, दूसरे में ज़रा कम है तो उसमें फेंक, बिल्कुल ऐसे ही है। इसके लिए हमारी जो कंपनी का कम्युनिटी इंटरफेस विंग है वो दैट इज़ ट्राइंग टू क्रिएट अवेयरनेस, मगर इट्स अ स्लो प्रोसेस। ये चीज़ें आपको बच्चों को टेक्स्ट बुक्स में पढ़ानी पड़ेंगी, लोगों में अवेयरनेस मैसिव लेवल पे देनी पड़ेगी। बहुत प्रॉब्लम ये है कि आजकल के ज़माने में जब हम अभी तक इस चीज़ से नहीं निकल पा रहे कि खिड़की के, गाड़ी की खिड़की से बाहर या बाइक पे जाते हुए आपने प्लास्टिक की चीज़ें फेंकनी नहीं है ज़मीन पे, अभी तो हम इस मसले से नहीं निकल पा रहे। पहले हम इससे निकलेंगे तो फिर हम कलर्ड बिन्स की तरफ चीज़ें डालेंगे ना। मेरा पॉइंट समझ रहे हैं? डेफिनेटली। कॉम्पोस्ट की तरफ तो अभी हम बहुत आगे जाएंगे, वो तो बहुत ही दूर की चीज़ है। अगर क्योंकि बाहर के ममालिक में ये तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि कोई बंदा अगर निकला है बाहर तो मतलब उसके हाथ में कोई चीज़ है तो वो फेंक दे, बल्कि रोड पे अगर किसी और ने कुछ फेंका होता है तो वो उठा के कूड़े में फेंक देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, मगर हमारा जो टास्क है वो ये है कि जो एग्जिस्टिंग वेस्ट है उसको हम किसी तरह रिड्यूस करें। कंपोस्ट बनाने की तरफ हम लोगों ने ग्रीन वेस्ट को अलग उठाना शुरू किया है, उसके लिए कंपोस्ट बना रहे हैं और जिसकी सेल भी काफ़ी है, उसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं। और जो ग्रीन वेस्ट है उसका काफ़ी कंपोनेंट 1000 टन हम ऑलरेडी रिड्यूस कर रहे हैं कंपोस्ट बनाने से।
सेकेंडली प्लास्टिक वेस्ट के ऊपर भी काम शुरू किया है कि 400 से 500 टन को हम अलग सेग्रीगेट करके उठाएं और उनका पाइल्स बना के वी शुड सेल इट आउट टू RDF प्लांट्स। बट देखिए ना, ये आप कर रहे हैं, कंपनी कर रही है, इंडिविजुअल्स क्यों नहीं कर रहे? जुगन क्यों नहीं कर रही? शेफ ज़ुल्फ़िशा क्यों नहीं कर रही? ये हम लोग क्यों नहीं कर रहे? यू सी, अब अभी ये बात कर रहे हैं और मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कि इसी सेट से कोई ना कोई शख्स आज के दिन में डेफिनेटली कोई ना कोई चीज़ रोड पे फेंकेगा। या बिल्कुल ऐसे ही। मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि ये तुम क्या, क्योंकि मैं वॉक पे जब जाती हूँ कभी घर के अपने बाहर या व्हाटएवर, तो अगर मुझे कुछ चीज़ नज़र आती है मैं उठा लेती हूँ। अब तो मैं अपना बैकपैक साथ लेके जाती हूँ, उसके अंदर मैं चीज़ें फेंकना शुरू कर देती हूँ। मेरा एक नेट का बैकपैक उसके, बिकॉज द पॉइंट इज इट्स एम्बैरेसिंग। और मैंने 15 दफ़ा कंप्लेन की है, वो सफाई कर भी जाते हैं, लेकिन 2 दिन के बाद पूरा मतलब इतना बड़ा प्लास्टिक का थैला फटा हुआ कहीं ज़मीन पे पड़ा हुआ होता है और पूरे उस इर्द गिर्द गंद, गुबार, प्लास्टिक मतलब हम लोग कब ये अंडरस्टैंड करेंगे व्यूअर्स कि भाई अगर आपने कूड़ा घर से 4 फुट दूर जाके फेंकना है तो 10 फुट दूर जाके डब्बे में ही फेंका जो बना हुआ है उसका। ये मेजर सोसाइटल इशू है और इसका सोल्यूशन व्हाट आई थिंक इज़ के हमें अपने अब नई जनरेशन को, बच्चों को ट्रेन करने की बहुत ज़रूरत है। नंबर 1, स्कूल्स में, घरों में बच्चों को खुद सफाई करने की आदत नहीं डालेंगे तो विल हैव अ लॉस्ट जनरेशन अगेन। जो आप बात कर रही हैं कि आपने खुद उठा लिया, ये बच्चों को हमें ट्रेन करना पड़ेगा कि घरों की सफाई, स्कूल्स में कॉन्सेप्ट नहीं है। अक्सर इफ़ यू गो अब्रॉड तो बहुत सारी जगहों पे बच्चों को स्कूल्स की सफाई खुद करवाई जाती है। अच्छा, हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। कम्युनिटी सर्विस का, और बाय द वे स्पेशली वो बच्चे, एक तो आपके हाई स्कूल ग्रेजुएट करने के लिए आपको सर्टेन आवर्स ऑफ कम्युनिटी सर्विस करने होते हैं, और जिन बच्चों का बिहेवियर ठीक नहीं रहा होता या कोई इशू होता है उनको पनिशमेंट देने के बजाय उनसे भी कम्युनिटी सर्विस कराई जाती है। इसी तरह तो वो अपने शहर, अपनी नेबरहुड्स को साफ सुथरा रखते हैं, क्योंकि सारा मलबा जो है लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट पे या गवर्नमेंट पे या किसी और इदारे पे डालना है। भाई अपने शहर को ओन करें। आपको नहीं अच्छा लगता कि आपके इर्द गिर्द की जगह साफ सुथरी लगे? मैं उस दिन अपने हमसायों में सब में खड़े होकर, वो जो बाहर उनके सारे स्टाफ वगैरह था, मैंने कहा बच्चों मुझे एक बात बताओ, ये हम लोग यहाँ पे रहते हैं, जमीन पे कूड़ा पड़ा हुआ है, 2 फुट घर से बाहर निकलो तो कूड़ा किसी ने फेंका हुआ होता है। सो द पॉइंट इज, इन चीजों पे अभी हम डिस्कशन करेंगे कि सॉल्यूशंस आप और मैं अपना हिस्सा कैसे डाल सकते हैं, और आप लोग ऐसा क्या कर रहे हैं जिसमें हम सपोर्ट कर सकते हैं। और वो जो बिन्स हैं उनकी तस्वीरें भी दिखाएंगे ताकि आप बता सकें कौन सी किस चीज़ की है। ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। फहद महमूद साहब हमारे साथ हैं, डेप्यूटी CEO ऑफ द लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी। अच्छा फहद, आप हमें बताएंगे कि हम एज अवाम आपका काम कैसे आसान कर सकते हैं, आप बीइंग द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रोटेक्टिंग नेचर। क्योंकि देखें, वेस्ट मैनेजमेंट ये भी हो सकता है कि आप उठा के एक और जगह पे डंप कर दें, लेकिन आप लोग रिसाइकलिंग की तरफ लेके जा रहे हैं, कंपोस्ट की तरफ लेके जा रहे हैं, ये वो सारी चीज़ें कर रहे हैं जो हमारी इन्वायरमेंट को सेव करती है। क्योंकि अल्टीमेटली आपके भी माशाल्लाह बच्चे हैं, मेरे भी हैं, हम अभी अपने बच्चों की डिस्कशन कर रहे थे, इनके लिए हमने क्या छोड़ के जाना है। व्यूअर्स, अल्टीमेटली ये सोचने की बात है, आपने घर बनाने हैं, आपने प्लॉट लेने हैं, आपने सोना ख़रीदना है, आपने गाड़ियाँ लेनी हैं, आपने चीज़ें लेनी हैं, उन चीज़ों का क्या फ़ायदा अगर बच्चे खुली फ़िज़ा में सांस नहीं ले सकते तो। एक सोचने की बात है जी। अच्छा, वी रिक्वायर 2 थिंग्स फ्रॉम द पीपल ऑफ लाहौर। सबसे पहले पाकिस्तान चले, मैं हमारा काम लाहौर तक है तो इसलिए आई नो लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट, बट द पॉइंट इज आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बट जो लोग अपने घरों में बैठे हुए हैं पूरे पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर भी आपको लोग देख रहे हैं, उनको गाइड करें। एक बहुत बेसिक चीज़ जो बिल्कुल बेसिक सी बात है कि डोंट लिटर अराउंड। ये जो फेंकना है, गाड़ी से निकाल के फेंक देना, घर से निकाल के फेंक देना, घर अपने कचरे से जान छुड़वा के कंपनी या लोगों के शहर को गंदा करना, इसको अवॉइड करें। जस्ट थ्रो एट द प्लेसेस वेयर यू आर रिक्वायर्ड टू थ्रो। आपके पास बिन्स पड़े होते हैं, लोग 500 मीटर के या 100 मीटर के डिस्टेंस से उसको वहीं पे फेंक देते हैं। वो इतना प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि उस एक शॉपर को पिक करने के लिए द कॉस्ट दैट इज़ इनकर्ड, वो आपके इमेजिनेशन से बियॉन्ड है।
कि उसके लिए एक स्पेशल गाड़ी जाएगी, सैनिटरी स्टाफ जाएगा। अगर आप उसको एक प्रॉपर जगह पे फेंकेंगे तो आपका शहर भी साफ़ नज़र आएगा और आपकी कलेक्शन भी बेहतर होगी। सेकेंडली, जो लाहौर के अंदर वी हैव ट्राई टू इंट्रोड्यूस अ न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ कलेक्टिंग सेग्रीगेटेड वेस्ट। ये देखिए, ये सेग्रीगेटेड बिन्स हम दिखा रहे हैं सर, जरा हमें गाइड करेंगे। अच्छा, इसमें जो येलो, वी विल स्टार्ट फ्रॉम द ग्रीन कलर। ग्रीन कलर बिन इज़ मेंट फॉर ग्रीन वेस्ट, जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, खाना पीने की चीज़ें, ग्रीन वेस्ट, पत्ते, लीव्स, यू शुड थ्रो ये सारी चीज़ें इसके अंदर फेंकें। येलो वेस्ट इज़ फॉर कागज़, गत्ता, प्लास्टिक जो रिसाइकलेबल हैं, और रेड बिन इज़ फॉर हैज़र्डस वेस्ट, शीशे की बोतलें, पैम्पर्स या कोई भी इस किस्म की चीज़, वो रेड बिन के अंदर थ्रो कर। आपने बच्चों को पैम्पर्स नहीं, मैं आपको उसका बताता हूँ। जो पैम्पर्स हैं, फीकल ओरल कांटेक्ट से लोग बीमार हो सकते हैं। एग्जैक्टली। और सेकेंडली जो पैम्पर्स हैं वो भी आपकी डंपिंग साइट पर उस तरह बायोडिग्रेडेबल नहीं रहते। अच्छा, वो भी बहुत बड़ा इशू है कि इवेंचुअली व्हेन यू गो ऑन द डंपिंग साइट तो प्लास्टिक के शॉपर्स और पैम्पर जो हैं ये डिग्रेड नहीं हो पा रहे। नहीं तो क्या बेहतर नहीं था वो ज़माना जब कपड़े के पैम्पर्स पहनाए जाते थे? जब हम लोग, मतलब जब हम छोटे होते थे तो तब कहाँ पैम्पर्स होते थे? तब तो वो कपड़े के ही पहनाए जाते थे और उन्हीं को रीयूज़ किया जाता था। और कम से कम अगेन उस वक्त कार्बन, उस वक्त फिर एटलीस्ट लाहौर में दिसंबर और जनवरी, मतलब नवंबर, दिसंबर, जनवरी में एटलीस्ट लोग सांस तो ले सकते थे। सांस ले सकते थे, बिल्कुल ऐसे ही है। इसी हर चीज़ इंटरकनेक्टेड है। लोग सोचते हैं कि अगर हम अपने घर के पास वाले प्लॉट में जाके कूड़ा फेंक देंगे तो खैर है, खैर नहीं है। वहाँ से जो बीमारियाँ निकलेंगी वो आपके सारे मोहल्ले और इर्द गिर्द के लोगों को बीमार करेंगी। अच्छा, अनदर इंटरेस्टिंग पॉइंट, जो यूजुअली वेस्ट की कंपोजिशन जो घरों में या ओवरऑल सिटी की भी हम कंपोजिशन निकालें तो उसमें 50% वेस्ट फूड वेस्ट है और ग्रीन वेस्ट है, विच कैन बी रिसाइकल्ड, या उसको कंपोस्ट में आप घरों के अंदर भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप घरों में जिनके पास लॉन्स हैं वो एक डिच बनाएं और उसके अंदर थ्रो करते जाएं और उसके साथ उसको बाद में कवर कर दें, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू अ फर्टिलाइजर, नेचुरल खाद बन जाएगी। आप उसी खाद को, सो वो 50% ऑफ द हाउसहोल्ड वेस्ट कैन बी प्रोड्यूस इन फर्टिलाइजर इवन एट योर हाउस होल्ड लेवल। छोटी सी एफर्ट है मगर उससे आपके एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ सकता है कि आप किसी अपने माली को कहें कि एक गड्ढा खोद दे जिसमें आप अगर अपने किचन वेस्ट निकालें तो 70% ऐसा है जो सारा ज़मीन के अंदर डिग्रेड हो जाएगा। वो अगर हम उसके अंदर घर के अंदर ही डिच करते जाएं, या टमाटर के छिलके, अंडे के छिलके, ये सारी चीज़ें डिग्रेड होके आपको एक नेचुरल खाद, जो आप जो खाद बाहर से खरीद के अपने पौधों वगैरह में डालते हैं उसको यूज़ करें। सेकेंडली, वी हैव स्टार्टेड एन इनिशिएटिव जिसमें हम लोग ग्रीन वेस्ट से खुद खाद बना रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड बेलिया। उसकी सेल भी शुरू है और वो एक बड़ा मेजर इनिशिएटिव है बिकॉज हम 1000 टन ग्रीन वेस्ट या फूड वेस्ट प्रोड्यूस कलेक्ट करते हैं। इफ़ यू गेट इट कन्वर्टेड इनटू फर्टिलाइज़र, और ये आपकी नर्सरीज़ में यूजुअली बहुत महंगा बिकता है। अगर आप हमारे ब्रांड को ट्राई करें, बेलिया, इट्स अ वेरी चीप ब्रांड और बहुत अच्छी खाद है, पौधों के लिए बहुत अच्छी है। तो दैट विल बी अ कंट्रीब्यूशन टू द एनवायरनमेंट बाय ऑल द सिटीजन्स ऑफ लाहौर कि उस खाद को यूज़ करें, वो इसी के कचरे से प्रोड्यूस है। और ये तो सीज़न भी प्लांट करने का है, फरवरी में प्लांटेशन फिर शुरू हो जाती है और हम लोग भी अभी अपना कुछ प्लांटेशन वगैरह करेंगे तो डेफिनेटली हम आपसे ही रब्ता करेंगे सर। बिकॉज बात ये है कि व्यूअर्स देखें, लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी बड़े अरसे से बहुत अच्छा काम कर रही है और अगर हम इनके एडवाइस और मशवरे पे चलेंगे तो हम अपनी ज़िंदगी को बड़ा आसान भी कर सकते हैं और उसका फ़ायदा भी ले सकते हैं और जो नुकसानात हैं उनसे बहुत ज़्यादा बच सकते हैं। आपका पैगाम क्या है व्यूअर्स को? अच्छा, मेरा दो बहुत सिंपल मैसेजेस हैं। एक तो ये कि वी शुड नॉट, जो हमारी लोगों की आदत बन चुकी हुई है कि चीज़ों को, कचरे को उठा के सड़कों पे फेंक देना, ये बहुत बड़ा इशू है। आप लोगों को अंदाज़ा नहीं है कि इसको कलेक्ट करने पे हुकूमत का कितना पैसा लगता है और ये एनवायरनमेंट के लिए कितना बुरा है। सेकेंडली, जो मेरी गुजारिश है कि अपने बच्चों को ट्रेन करने की बहुत ज़रूरत है और बहुत स्ट्रिक्टली ट्रेन करने की ज़रूरत है कि आप बच्चों को घरों से उनकी तरबियत करें कि ये वेस्ट, कोई भी चीज़ आपने बिन के अलावा नहीं फेंकनी। तब जब तक हम अपनी नई जनरेशन को ट्रेन नहीं करेंगे तब तक ये शहरों में हमारे डिफरेंस नहीं आएगा। तो मेरी गुजारिश है माओं से, फादर से, कि वो अपने बच्चों की आदत होती है यूजुअली कि वो फेंक देते हैं, सख्ती करें बच्चों के साथ, वो यहीं से सीखेंगे और कल अच्छे और ज़िम्मेदार शहरी बनेंगे। क्या बात है। और 3 R's क्या हैं? अच्छा, दिस स्टैंड्स फॉर रिड्यूस, रीयूज़ एंड रीसाइकिल। रिड्यूस ये कि आप चीज़ें ही वो इस्तेमाल करें, जैसे आपने पैम्पर्स की बात की कि पहले कपड़े की
इस्तेमाल होती थी कि आप वेस्ट को पैदा ही कम करें। बिल्कुल। अच्छा, रीयूज़ कि जिस तरह हमारी प्लास्टिक बॉटल्स हैं, वी कैन रीयूज़ देम अगेन, उसमें पानी भर सकें, नई खरीदने के बजाय उसी को यूज़ कर लें। शीशे की बॉटल्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो सकता है, फॉर दैट मैटर पुराने टायर्स हैं, पुराने बॉटल्स हैं, ल्यूब की चीज़ें हैं, ये कुछ भी चीज़ें वो सारी घरों में इस्तेमाल हो सकती हैं। पुराने टायर्स में इतने मज़े के पौधे लग सकते हैं। एग्जैक्टली। और रिसाइकल का मैंने अभी आपको जैसे कॉन्सेप्ट बताया कि अगर हम हर हाउस होल्ड लेवल पे, ये तो हमारे घरों की ख़वातीन भी कर सकती हैं कि अपने मालियों को बताएं कि एक एक डिच कर खोदें, उसके अंदर किचन वेस्ट को डंप करें, तो वो खाद में रिसाइकिल हो जाएगा। सो दैट्स हाउ हम जो 6000 टन है, अगर हम लोग इस तरफ इस मॉडल पे चलें तो इनका कैन गेट बैक टू 1000 टन और 500 टन के ऊपर आ सकते हैं, जिससे हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर जो हम डंप करके एक पहाड़ खड़ा करते जा रहे हैं कचरे का, उससे हम बच सकते हैं। थैंक यू सो मच फहद साहब, गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू हमें आके गाइड करने का। व्यूअर्स, आपको पता है मॉर्निंग एट होम में अपना हिस्सा डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब हम अपना हिस्सा डाल देते हैं, जैसे फहद साहब ने आज अपना हिस्सा डाला और आप लोगों को गाइड किया, अब आप जब तक इन चीज़ों को फॉलो नहीं करेंगे तो फिर ये सारी प्रोसेस का कोई फ़ायदा नहीं है, फिर हम सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हैं ये बातें आप लोगों के सामने करने का रीज़न ये है कि हम क्या कर सकते हैं अपनी इन्वायरमेंट को बेहतर करने के लिए, ताकि हमारी फ्यूचर जनरेशन्स का जो है वो ज़िंदगी सिक्योर हो और वो एक खुली फ़िज़ा में सांस ले सके, जहाँ पे उनको ब्रीदिंग इश्यूज़ ना हो, जहाँ पे पानी गंदा ना हो, जहाँ पे इर्द गिर्द कूड़ कबाड़ ना हो। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे। फहद साहब का और लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। अच्छा, आज दो बहुत ही प्यारी लड़कियां हमारे शो पे हैं, लेकिन सबसे पहले जो यंग लेडी है उनसे मुलाकात करनी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये भी टोरंटो से हैं और मैंने भी अपनी ज़िंदगी का एक अरसा जो है कनाडा में गुजारा है, एंड ऑलवेज कॉल कनाडा माई सेकेंड होम। और वहाँ पे ये वही काम करती हैं जो मैं यहाँ पे करती हूँ। शी इज़ अ होस्ट ओवर देयर। तो आज हमारे साथ टीवी होस्ट, मॉडल, ब्यूटी एम्बेसडर एंड पीस एम्बेसडर महविश वक़ार हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले तो ये बताओ महविश, पाकिस्तान कैसे आना हुआ? क्योंकि मुझे पता है सिर्फ लाहौर नहीं, अभी कराची भी जाना है, पूरे पाकिस्तान का चक्कर लगाना है, कैसे आना? पाकिस्तान हमारा एवरी ईयर ट्रिप, हमारा मतलब ये एक लिस्ट में होता है कि ये करना ही करना है। सो लास्ट ईयर भी मैं इसी टाइम पर आई थी और लाहौर में लास्ट ईयर फर्स्ट टाइम आई थी। सिर्फ 3 दिन थे और वो मेरे लिए बिल्कुल इनफ नहीं थे, तो इस बार हमने कहा कि लाहौर का हमने ज़्यादा दिनों का प्लान रखना है, एंड आई एम लविंग लाहौर। और जब यहाँ पे आते हो तो क्या मसरूफियात क्या होती हैं? बहुत मसरूफियात होती हैं, फैमिली से मिलना, फिर कहीं ना कहीं पे जाते रहना, शॉपिंग करना, यहाँ के खाने। अच्छा, बट काम के लिए नहीं आई हुई? काम के लिए फ़िलहाल नहीं आई हुई, नो, बट हो सकता है फुल टाइम फैमिली वेकेशन फन। दैट इज़ अमेजिंग। अच्छा, तो अब बुलाते हैं उस यंग लेडी को जो बार बार कह रही है ये यार ये कितनी खूबसूरत है, ये महविश बड़ी प्यारी है, और ये हम दोनों की राय है, और जिस दूसरे इंसान की ये राय है वो खुद इतनी हसीन है, एक ब्रिलियंट, स्टनिंग, गॉर्जियस पर्सनैलिटी इसलिए कह रही हूँ क्योंकि दिखने में तो बहुत से लोग प्यारे होते हैं, लेकिन एज ए ह्यूमन बीइंग बहुत कम लोग होते हैं जो प्यारे होते हैं। शी इज़ एन एक्ट्रेस, शी इज़ अ मॉडल, शी इज़ अ गेम शो होस्ट, शी इज़ अ मॉर्निंग शो होस्ट, एंड एज अ सिंगर बार बार अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रही हैं, और ऑलमोस्ट एवरी अदर डे कोई नया गाना इनका रिलीज़ हो रहा है। मैं बात कर रही हूँ उस मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी की जो मेरी छोटी बहन है, जिससे मेरा बहुत लाड है। आइए वेलकम करते हैं उस गाने के साथ जिसके ऊपर अभी हमने बड़ी लंबी डिस्कशन करनी है। बेवफा गाने के साथ एंट्री दे रही हैं द ब्रिलियंट फिजा अली। क्या बात है, सारी दिल की भड़ास एक ही गाने में निकाल दी। चल पप्पी, तू मेरा बच्चा, आजा मेरी जान, मैं सज के जाऊं। बहुत अच्छा। कब का गुस्सा कहाँ से निकला? अच्छा, मैंने कहा गाना ऐसा था ना कि बनता नहीं था बिल्कुल तरीके से, मैं इसको यूं करके गा लूं, तो मुझे था कि इसके एक्सप्रेशन जब तक नहीं आप पोर्ट्रे करो। आजकल जमाना बेवफाई का यार, कोई दोस्त बेवफाई करता है। एक सेकेंड, आपने रिसेंटली एक वीडियो लगाई थी, मैं उस वीडियो के बारे में बात करना चाहती हूँ। एक बात बताओ, आपने वाहिद बंदा हो जिसने एक्चुअली इस बात को प्रोनाउंस करके आगे कह दिया। हाँ। क्योंकि अभी मैं ब्रेक में फिजा के साथ यही हम लोग शेयर कर रहे थे बात कि भाई बड़ी दफा हमारे नाम यूज करके
इवेंट्स के बारे में बताया जाता है और एक सिंगर का कहना कि भाई आपका और बग्गा भाई दोनों का आया था कि आप लोगों का कोई कॉन्सर्ट हो रहा है, क्या थी ये कहानी? मोर महल में कहा गया कि हमारा कॉन्सर्ट है, हमारे मैनेजर के साथ, उनके मैनेजर के साथ, बग्गा भाई के हमारे मैनेजर्स को लेकर उनके साथ डील की गई और उसके बाद हमें डेट अनाउंस की गई। पहले एक बार डेट जो थी वो कैंसिल कर दी दिसंबर की, उसके बाद दोबारा एक डेट दे दी। तो हमें समझ नहीं आ रहा था। फिर जब जिस दिन शो था उससे एक रात पहले, 2 दिन पहले, वी वर यू नो, और पूरी टीम हमारी जो थी उनको कांटेक्ट करने की कोशिश, वो फ़ोन ही नहीं उठा रहे आगे से। तो हमने कॉल किया तो उस नंबर पे एंड टाइम पे रात तक बुकिंग चल रही है जी, 1500 रुपये का टिकट है, 1500। तो हमें कोई ये नहीं कह रहा कि आप लोगों ने भावलपुर आना है, फॉग है, रहना है, शो है, तो कोई हमें लाइनअप ही नहीं कर रहा, ना हमारे फ़ोन अटेंड कर रहा है। तो हमने कहा ये क्या चक्कर है? तो मतलब आपके साथ चीटिंग हो रही थी, फ्रॉड हो रहा था। हमें समझ आ गया देर स्कैमर्स हैं ये लोग, हमारे साथ फ्रॉड कर रहे हैं, खेल रहे हैं हमारे नाम पे। बेसिकली लोगों से टिकट्स के पैसे लेके खुद वो भी गायब हो गए होंगे ऐसे। अच्छा, कुछ लोग कहने लगे कि चलो आपको बड़ा एहसास है कि फिजा आपने अनाउंस कर दिया कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास पॉकेट मनी इतनी नहीं होती है, उसके बावजूद वो कहीं ना कहीं से कॉलेज स्कूल के लड़के लड़कियाँ होते हैं, अरेंज करते हैं, फिर कॉन्सर्ट्स की टिकट लेते हैं उनके शहर में कोई ऐसा कुछ इवेंट हो रहा हो। तो मैंने कहा कि पता नहीं किस हालात से बच्चे पैसे जमा करके 1500 की टिकट ले रहे हो या 1000 की टिकट ले रहे हो। तो इसलिए मैंने अनाउंस कर दिया कि आप रुक जाए, हमारे नाम पे झूठा गेम चल रहा है। तो नीचे कमेंट्स आना शुरू हो गए मुझे कि भाई आपको एहसास था तो आप जाके शो कराती, आपको पैसे मिले या नहीं? भाई पैसे मिले नहीं मिले, हम शो तब करने जाते हैं जब कोई स्टेज होता, वही तो बात है, होता, नूर महल बुक हुआ होता। एक बात नोटिस की है फिजा, हम कुछ बताएं भी, एंड बाय द वे आई थिंक यू विल आल्सो एग्री विद दिस महविश, कि एज पीपल वर्किंग इन द मीडिया, हम अगर कहें कि हाँ जी ये गलत हो गया है तब भी हम बुरे, हम ना कुछ बोले तब भी हम बुरे। हाँ। एक तो कॉन्स्टेंटली अंडर फायर जो है, जो फेस होता है वही होता है। exactly. और आई थिंक कि जब इस तरह की अनाउंसमेंट हो, जैसे कनाडा में कोई टूर होता है एंड आई वर्क विद अ लॉट ऑफ प्रोमोटर्स, तो उसमें हम भी प्रमोट कर रहे होते हैं इवेंट्स को, तो जो सेलिब्रिटी आ रहा होता है वो खुद एक पर्सनल शाउट आउट देता है कि मैं यहाँ पे इस डेट को आने वाला हूँ, क्योंकि ऐसा वहाँ पे भी पहले बहुत दफ़ा हुआ है कि आर्टिस्ट के नाम आए और वो आर्टिस्ट एक्चुअली शो अप नहीं करते। अच्छा, दिया शॉर्ट आउट हम लोगों ने दिया, उसी के बाद वो लोग बुकिंग करना शुरू करते हैं। एक एडवांस होता है जो आर्टिस्ट को मिलता है, उसके बाद आर्टिस्ट जो है शॉर्ट आउट देता है। मगर उस शॉर्ट आउट पे उस जो छोटे से एडवांस है उसके ऊपर आप इतने, जो कि हमारी टोटल एक पेमेंट रहती है वो छोड़ के, और इतने लोगों का आप जो है अगर 1500 रुपए के हिसाब से भी अगर आप चलाकी का लेवल देखो ना, फिजूल के दे दिए कि मतलब इतने से दे दिए पैसे, वो बहुत से लोग प्रॉपर्टी में भी करते हैं ऐसे, टोकन कि जी टोकन आप हमें दे दें, तो बात डन हो गई, टोकन भी दे दिया, बयाना भी दे दिया, उसके बाद पता चला वो जमीन थी नहीं अगले की। एग्जैक्टली ऐसे ही चल रहा है। दिस इज अ वेरी प्रॉब्लमेटिक थिंग, इसीलिए तो लोग अब घबराते हैं। अच्छा, दूसरा हमारे जितने भी शोबिस के जो लोग होते हैं, हम लोगों ने कोई मैनेजर, कोई कोऑर्डिनेटर कोई बीच में रखा होता है। मेरी रिक्वेस्ट ये भी है कि जब आप किसी को, भले कोई कोऑर्डिनेटर हो, भले कोई मैनेजर बीच में हो, आप जब अकाउंट टाइटल की बात आए ना, तो जो कंपनी है वो डायरेक्ट उस आर्टिस्ट के अकाउंट में उसके नाम पे पैसा जमा कराए। अगर जुगन को साइन किया तो उसके अकाउंट में, नॉट द मैनेजर। अगर मुझे साइन किया तो मेरे अकाउंट ये भी तो बहुत होता है। अच्छा, मैं भी अनदर इंटरेस्टिंग थिंग, अब जिस तरह बाहर तो कनाडा में, बिकॉज आई वाज पार्ट ऑफ एक्ट्रा, द एक्टर्स एसोसिएशन, सो होता ये था कि जो भी चीज़ बनती है वो आपके नाम पे बनती है और आपके एजेंट को उसके पैसे अलहदा मिलते हैं, जो हम कमीशन देते हैं, जो सीधी बात होती है। नहीं, बट हम कमीशन उधर नहीं, हम कमीशन देते ना, हमें उन्होंने लाइन अप किया, हमें एक सर्टेन अमाउंट मिला, एक सर्टेन अमाउंट उनको मिला, डायरेक्ट हर बंदे को अपने अपने मिले, हमने नहीं किसी को आगे से बढ़ना। बिल्कुल। यहाँ पे क्या होता है, दिस इज अनदर वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, एंड व्यूअर्स प्लीज बी अवेयर कि आपके नाम पे 10 रुपए लिए, आपको 5 रुपए पकड़ाए, बाकी के 5 उन्होंने खुद रख लिए, और कभी आपकी फिर उन लोगों से टाकरा हुआ और उन्होंने कहा जी हमने तो आपको 10 रुपए दिए, तो आपके 1 मिनट आपने तो 5 रुपए दिए थे। अच्छा, ये मेरे साथ कॉन्सर्ट्स में शुरू हुआ है कि they'll give you less money in you and take more money in your name। अच्छा, जब तक हम ड्रामे कर रहे थे तब तक नहीं था, जब तक हम कमर्शियल कर रहे थे नहीं था, ये कॉन्सर्ट फील्ड में ये बहुत ज्यादा इस तरह। मुझे एक बात बताओ, एज वुमेन इन द मीडिया, मैं जानना चाहूंगी क्या इश्यूज फेस करती हो? क्या कनाडा में भी वही मसाइल हैं जो पाकिस्तान में होते हैं? डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पे ऑफ कोर्स एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे बहुत मेजॉरिटी ऑडियंस है, वहाँ पे हमारी छोटी सी पाकिस्तानी कम्युनिटी है, तो हमारे व्यूअर्स उतने नहीं हैं जितने यहाँ पर हैं। लेकिन विमेन को हर फील्ड में डिफरेंट चैलेंजेस ऑफ कोर्स फेस करने होते हैं। अब चाहे वो आप बात कर लें कि जिस
तरीके से आप किसी सामने वाले से बात कर रहे हैं, वो उसको किस मैसेज में ले रहा है, कैसे वो इस चीज़ को पोर्ट्रे कर रहा है. सो एज वुमेन यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, स्पेशली इन दिस फील्ड. बिल्कुल. एंड वही वाली बात फिजा, एक तो होता था ना पहले, मतलब एक तो प्रॉब्लम्स होती हैं ऑन अ प्रोफेशनल फुटिंग, बट प्यारा होना भी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि द सेकंड दैट यू आर प्रिटी और यू आर अट्रैक्टिव, लोग आपको सीरियसली नहीं लेते. हाँ, मासूम पता नहीं क्यों चेहरा देख के लोगों को लगता है कि अगर ये प्यारे हैं तो इनका दिमाग नहीं होगा. एग्जैक्टली. तो फिर इनसे ये बिल्कुल ये बहुत स्वीटली भी एक्ट कर दें. आपको जैसे आप किस तरह इतना बड़ा इवेंट संभालेंगी, मैं वैसे आपको क्या पता. हाँ. अब आपकी तारीफ भी कर दी, आपसे काम भी ले लिया. सही है, बिल्कुल. और आपको बेसिकली डिग्रेड भी कर दिया ना साथ. अच्छा, और दुश्मनियां भी हो जाती हैं, फिर इस चीज़ में दुश्मनियां भी हो जाती हैं, कंपटीशन भी आ जाता है. तो ये बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो आपको फेस करने होते हैं. अच्छा, एक जो फिजा से सवाल बड़ा ज़रूरी है पूछना, क्योंकि मुझे बड़ी क्योर, एक के बाद दूजा गाना, एक के बाद दूजा गाना, क्या हुआ इतनी बहुत ज़ोर से म्यूज़िक आ गया है. पहले एक आता था, फिर फिजा सो जाती थी, फिर फिजा इधर उधर मसरूफ हो जाती थी अपनी अटखेलियों में, उसकी टिकटॉक में बिजी हो जाती थी. अब इट्स चुको तो फिजा का गाना निकल रहा है, ये गुस्सा है. और आज भी गाना एक निकल रहा है. आज गड़ोली है, 11 बजे ऑन एयर हो रहा है फिजा अली वर्ल्ड मेरे यूट्यूब चैनल पे. 11 बजे सुबह या अभी 11 बजे आपके पास ही लॉन्चिंग है. वो हो गया बस, तो वो बस चढ़ चुका होगा. तो आज आपके शो पे उसकी लॉन्चिंग है. गड़ोली आपदा परवीन जी का गाया हुआ कलाम है, तो वो मैंने फिर उसको रीमेक किया है. बहुत अच्छा लगेगा वो भी आपको. राहील है, उसने इसको पूरा म्यूजिक कंपोज. गुस्सा किस चीज का है? गुस्सा बड़ा अच्छा पॉजिटिव सवाल है. ये बड़ी प्रॉब्लम है, हम बातें कर रहे होते हैं, हम आधी बात करके आगे निकल जाते हैं क्योंकि हमें समझ आ जाती है. व्यूअर कहता है बात तो पूरी किया करो. अब वो आगे वाले को नहीं समझ आती, पर हम समझ लेते हैं. गुस्सा मुझे बहुत ज्यादा था, इस वजह से मैंने ये सिंगिंग फील्ड ज्वाइन की. मैं कहीं एंकरिंग के लिए खड़ी होती थी तो लोग मुझे कहते थे जी गाना सुना दे. मैं कोई इवेंट, कॉर्पोरेट इवेंट होस्ट करने के लिए गई हूँ, वहाँ पे मैंने होस्टिंग करनी है, क्लाइंट को बुलाना है, और कॉर्पोरेट लोग होते हैं, आपको पता है कैसे होते हैं वहाँ पे, बड़ा सिलेक्टिवली आपको बोलना पड़ता है. I was hosting an event. I remember फिजा आई और फिजा को ना इंट्रोड्यूस कराना था, राइट. तो फिजा स्टेज पे आई, मुझे आगे से कान में कहते हैं इन्हें कहीं गाना सुना. देखा, मैंने मुड़ के कहा मैं जिंदगी में कभी नहीं कहूंगी फिजा को कोई गाना सुनाए. भाई जो जिस काम के लिए आए, अगर फिजा पेरेंट्स के लिए आई, मैंने कहा उनसे बात हुई थी गाने की, नहीं बता कह देना आपको नानी कहेंगी. मैंने कहा मेरी वो छोटी बहनों की तरह है, और अगर मैंने उसको कोई चीज कहनी भी है तो मैं अपने लिए कहूंगी या तुम लोगों के लिए कहूंगी. तो मतलब होस्टिंग के साथ मुफ्ते में रगड़ा गाने का भी ना, तो वो मैंने फिर वो चीज़ ही मैंने क्विट कर दी. मैंने सिर्फ सिंगिंग ही शुरू कर. दूसरा एक और गुस्सा ये था, पहले ना मैंने कुछ ऐसे सिंगर्स हैं जो मुझे लगता है डिज़र्व नहीं करते थे कि मैं उनके साथ गाने गाऊँ, डुएट. तो मैंने उनके साथ जब गाने गाए तो एज़ पर डील उन्होंने मेरे साथ बात की कि हम आपको इसका मुआवजा देंगे यूट्यूब पे, जब इसका ऑन ईयर होगा तो हम आपको 50% इसका जो होता है प्रॉफिट सब कुछ, वो सब कुछ देंगे. 80 मिलियन पर किसी का गाना पड़ा हुआ है मेरा, कोई 60 मिलियन पे पड़ा हुआ है, कोई मेरा 55 मिलियन पे पड़ा है, कोई 50, मतलब मिलियंस की हद होती है. मैंने इतने इतने वायरल गाने दे दिए, उसके बावजूद मुझे 1 टके का मुआवजा नहीं मिला, मुझे कोई 1 टके के पैसे नहीं मिले. भाई आपको पेट लगाए तो फिर मुझे भी पेट लगाए. फिजा मुझे तुम्हारे साथ कॉन्स्टेंटली ये चीजें क्यों हो रही होती हैं? मुझे गुस्सा चढ़ता है यार. मतलब मैं इसको काबू करने लगी हूं. कमा रहे, अगर 4 टका मैंने इज्जत से कमा लिया अपनी ही गाई हुई चीज से, अपनी ही चीज से, अगर मैंने भी 4 टका कमा लिया, मेरी भी बच्ची लगी आगे को, मैं भी हलाल पैसा कमा रही हूँ, काम कर रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ. नहीं छोड़ती नहीं है. अभी हम ब्रेक की तरफ जाएंगे. आपने 14 साल की उम्र पे अपना पहला ऐड किया, उस पे भी मैंने बात करनी है. और इन्होंने पेट्रोल पंप पे जो हरकत की थी, पेट्रोल पंप पे जो इन्होंने हरकत की थी वो भी हम आपको बताएंगे. फिजा जब शो पे आती है ना तो वाकयात दर वाकयात होते हैं. तो वो खुद ही खुश हो रही है सुन के, सोच ब्रेक के बाद अभी नहीं बताना. अगर आप जानना चाहते हैं कि फिजा अली ने पेट्रोल पंप पे क्या किया और इस बच्चे ने 14 साल की उम्र पे जब घर पे अपने बम फाड़ा के, जी मैं तो मॉडलिंग की तरफ जा रही हूँ, इन दोनों के वाकयात ब्रेक के बाद शेयर करेंगे. जी हाँ, अभी हमें डिस्कशन कर रहे थे व्यूअर्स, तो हमने रियलाइज़ किया कि हम तीनों के एक बहुत ही प्यारे और कॉमन भाई हैं. मोहसिन मिर्ज़ा साहब एक बेहतरीन डायरेक्टर
और उससे बढ़ के एक बेहतरीन इंसान। तो मोहसिन भाई आपको हम मिस भी कर रहे हैं और आपको बहुत प्यार भी भेज रहे हैं। मैंने उनके साथ सीरियल की थी, उनके तीनों अनमोल रतन जो है शो पे बैठे। बड़े मजे की बात है, मैंने मोहसिन भाई के साथ एक सीरियल की थी, भीगी पल के टाइटल था वो। तो उसमें ना जो शॉट था सिर्फ ये था कि फुल जूम से क्लोज आते 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 उस वक्त नई टेक्निक थी कि आंख के बिल्कुल बिग क्लोज पे आ जाएंगे और वो प्रोमो है, भीगी पलके का टाइटल है। अब उसमें से आंसू टपकना था, मुझे आंसू आते नहीं, देखो ड्राई स्किन है मेरी, तो मुझे आंसू भी नहीं आते। कोई मतलब मेरे सामने बहुत बड़ा हादसा भी हो तो आंसू बहुत मुश्किल से आते हैं। तो ग्लिसरीन, वैसलीन, फिर विक्स क्या क्या लगा के सब कुछ कर लिया, आंसू कोई नहीं आ रहे थे। फिर एंड ये हुआ कि गुलाब का अर्क डाल डाल के ना ड्रॉप को ऐसे का देखते रहो टप टपकता था, फिर वो शॉट करता था, आंसू नहीं आते थे मुझे। मतलब क्या याद अजीबोगरीब सी। अच्छा मुझे मोहसिन भाई का कि हम सब एक एक उनकी मेमोरी शेयर करें। अच्छा मुझे ये याद है कि मोहसिन भाई के साथ मेरी बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग हुई क्योंकि उस वक्त एज ए सिंगल मदर हमजा को संभाल रही थी और वो ही वॉज वन ऑफ दोज फ्यू डायरेक्टर्स जो बहुत प्यार बहुत लाड कहते थे इसको सेट पे ले आया करो, मत इसको घर छोड़ा करो, इसको काम पे ले आया, समझने वाले थे। बच्चे है मतलब बच्चा है तुम उसको लेके, अच्छा मैं लेके जाती थी, वो फिर मोहसिन भाई के ऊपर लटकना, मोहसिन मामू वो उसको साथ बिठा लेते थे यू नो कि जब शूट हो रही होती थी। तो यू नो जब लोग आपके साथ अच्छा करते हैं और जो नेकी आपको दिखाते हैं उस वक्त पे जब आप मुश्किल वक्त से गुजरते हैं फिर आप उनको भूल नहीं सकते। अरसा गुजर गया उनके साथ काम किए हुए, मैं विश इट्स बीन इयर्स बट कहूँ कि डेकेड भी हो गए तो बात गलती होगी, सो आई थिंक ऑलमोस्ट 10 years सिंस वी वर्क टुगेदर। लेकिन उनका वो नेकी, उनका वो प्यार, उनकी वो एम्पैथी, क्योंकि एक तो सिंपैथी होती है ना, एक एम्पैथी होती है कि आप अगले का दुख समझें। अरे बात है, क्या बात। तो वो बड़े अच्छे इंसान नहीं, एंड बीइंग सच अ बिग डायरेक्टर उनकी जो बहुत अच्छी चीज़ मुझे लगती है कि वो इतने डाउन टू अर्थ हैं। मतलब आप उनको कोई भी काम बोल दें, इतने वो सपोर्टिव, आगे बढ़ के मदद करना, हेल्प करना। और अभी वो देख रहे हैं मुझे, तो मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि यू आर अ वंडरफुल पर्सन और आप इसी तरह से रहिएगा। और वही बात है ना कि यही वो कुछ अच्छे लोग होते हैं। अब यू नो मोहसिन मिर्ज़ा आप जब देखते हैं ड्रामों के बाद नाम तो कहते होंगे कि डायरेक्टर है, कोई बड़ा एटीट्यूड होगा, बड़ा बिल्कुल। आप उनको मिलेंगे तो आपको लगेगा कि जैसे आपको अपने फैमिली मेंबर को मिल रहे हैं। और सिर्फ एक्टर्स के साथ नहीं, स्पॉट बॉय से, सफाई वाले बच्चे से लेके आर्टिस्ट से लेके टू द हेड ऑफ द स्टेट, उस बंदे का रवैया एक ही है और यही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अच्छा जब हम बात करते हैं रवैयों की और एटीट्यूड की, तो घर वालों का क्या एटीट्यूड और रवैया था जब मैडम ने कहा कि मैं 14 ईयर्स की उम्र पे मीडिया में काम करूंगी? अच्छा ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेडली हुआ था क्योंकि मैं अपनी फैमिली के साथ गई हुई थी डिनर पे, तो वहाँ पे एक थे वो पाकिस्तानी एड्स वगैरह बनाते थे एट दैट टाइम, तो उन्होंने मुझे देखा जी कनाडा में, तो वो मेरे पेरेंट्स के पास आए और उन्होंने कहा कि आप अलाउ करेंगे अगर मैं इसको एक टीवी कमर्शियल में लेना चाहूँ तो मेरे डैड ने तो मतलब इतना कोई वो नहीं, लेकिन मेरी मॉम को ये चीज़ें बड़ी वो खुश होती है ना, तो उन्होंने कहा हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल मैं बड़ी खुश होंगी अपनी बेटी को टीवी पे देख के। तो मैंने उनके साथ पहला टीवी कमर्शियल किया और उसके बाद स्कूल में जो मैं पॉपुलर हुई हूँ, मतलब हर कोई कह रहा है कि ओ आई सॉ यू ऑन टीवी, तो वो जो जब मैं वो सुनती थी तो सुन के मुझे होता था कि अच्छा ये आई वांट टू डू मोर। तो उसके बाद फिर मैंने 4 से 5 टीवी कमर्शियल्स किए, फैशन शूट्स किए, मॉडलिंग करी, तो बस वो मैं करती अब मैं यहाँ तक पहुँची। एंड देन पीस एम्बेसडर भी बने, देन यू आल्सो बिकेम अ ब्रांड एम्बेसडर फॉर मेनी ब्रांड्स एज वेल। सो आपने काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह ब्यूटी एम्बेसडर भी रहे हो, पीस एम्बेसडर। एंड आई हैव डन मैनी सेलिब्रिटीज़ के इंटरव्यूज़ किए मैंने रेड कारपेट पे। अभी हमारे टोरंटो में भी अवार्ड्स हुए थे, वहाँ पे मैंने होस्टिंग की थी रेड कारपेट पे। ऑल्सो जो इवेंट्स होते हैं, कॉन्सर्ट्स होते हैं, उन पे मैं एमसी करती हूँ, प्रोमोटर्स के साथ काम करती हूँ, आर्टिस्ट के साथ काम करती हूँ। सो आई हैव डन वेरी मच एवरीथिंग। लेकिन एक चीज़ जो अभी तक मैंने नहीं किया, जो मैं बहुत बैडली करना चाहती हूँ, वो है पाकिस्तानी ड्रामों में एक्टिंग। और मैं वेट कर रही हूँ मोहसिन भाई कि जी उन्हीं को अलर्ट कर रही हूँ मैं। मोहसिन भाई को जानती हूँ फिर भी एक्टिंग में अभी तक नहीं। मैं एक बात बताऊँ, एक और चीज़ अबाउट हिम, वो आपको तभी रखेंगे किसी प्रोजेक्ट में जब उनको लगता है कि आप उस कैरेक्टर पे पूरी तरह उतर सकते हो। बहन चारे में भाईचारे में काम नहीं देते वो। और ये एक अच्छी बात है फिजा, बिकॉज देखो
आपने भी शुरू में you wanted to come into singing. It took you a long time to actually establish yourself as a singer. Exactly. और अगर आपने ये रगड़ा ना खाया होता तो आप कभी भी आना पहुंचे. True. बिल्कुल. So वो right time for everything I think. एक तो लिखा भी होता है और सही सिलेक्शन. बाजी पेट्रोल पंप पे की करके आई. की करके बताऊं? Now what have you done? Actually फिजा के साथ ये नहीं होता कि फिजा याद है वो वाकया, हर बार फिजा से मुलाकात पे होता है अब क्या किया है, क्या किया है. अच्छा मैं हम दोनों जानना चाह रहे हैं. अभी 2 दिन पहले की बात है, मैं मरी गई हुई थी तो हम जैसे ही वो जो एक्सप्रेस वे शुरू होता है उससे पहले राइट पे एक पेट्रोल पंप आता है कैलटेक्स का, हम वहाँ पे पेट्रोल भरवा रहे थे. हमारे आगे एक गाड़ी थी ऑल्टो, उसमें काफ़ी लड़के शड़के बैठे हुए थे. तो उन्होंने क्या किया कि 6000 का पेट्रोल फुल कराया. अच्छा एक तो 6000 का पेट्रोल बहुत ज़्यादा होता है मगर खैर चलो 6000 अब महंगा हो गया. तो उन्होंने भराया और भरा के तो पैसे देने के बजाय तेज़ी से गाड़ी भूं करके ना ऊपर निकल गया. वो टूल प्लाजा क्रॉस करके तो वो जो सिंगल रोड है मरी की वो वहाँ से गए, जो कि बहुत डेंजर है कि उस सिंगल रोड से आ भी रही होती गाड़ी और जा भी रही होती गाड़ी. ठीक है, तो जो डबल रोड है वो इस तरफ है तो वो डबल रोड से नहीं गए. ठीक है, अब हमारा रास्ता था डबल रोड, क्योंकि मेरे साथ बच्ची थी तो सेफ्टी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि सिंगल रोड पे चोरियाँ भी होती हैं, वो डेंजर भी है, वो डेंजर जोन भी है वहाँ से. तो मैं लोगों को वैसे भी कहती हूँ कि वहाँ से ना जाया करें. एनीवे तो वो जो टूल है वो टूल के भी उसने पैसे शैसे कुछ नहीं, वो भाग गया. वो अब लड़का जो था जो पेट्रोल जिसने डाला तो वो भी तेज़ी से भागा. वो उसने लोगों को बोला मुझे को अपनी गाड़ी पे ले जाओ, कुछ में ले जाओ. कोई नहीं लेके गया. मैंने कहा बैठो, उसको मैंने बिठाया गाड़ी में, बिठा के तो मैं उसको ले गई पीछे. अब मैंने काफ़ी अच्छा, चोरों को के पीछे एक बंदे को बिठा लिया गाड़ी में जो आगे से पता नहीं क्या फिजा. वो बेटी ने बोला भी ना मुझे आगे से सुनना. तो फिर क्या हुआ, मैं उसको ठीक करेगी इसको नहीं, मैंने काफ़ी भगाई गाड़ी, काफ़ी भगाई, मगर वो सिंगल रोड था तो फिर हमारी हालत बुरी हो गई. हमने क्या किया, हमें कॉप्स मिल गई, हमने फ़ौरन उसको हवाले किया. हमने कहा भाई ये जो ऑल्टो जा रही है ना जल्दी से इसको पकड़ो, इस बंदे को बिठाओ, 6000 का पेट्रोल होकर भाग गया. तो वो ना दरवाज़ा खोल के उसको उतारने के बाद उन्होंने कहा किसको, वो पुलिस वाले अंदर हमारी गाड़ी में बैठ गए पीछे, पूरी गाड़ी भर गए. हमने कहा भैया क्या हुआ, उतरो जाओ भागो अपनी गाड़ी में, हमने बता तो दिया वो चोर जा रहे. कहते नहीं हमारी गाड़ी इतनी तेज नहीं भागती, आप अपनी गाड़ी में ले जाए. वो मेरी बेटी चीखी है ऊंचा ऊंचा उतरो, अभी फायरिंग शुरू हो जाएगी मामा, हमारे पास ये होगा वो होगा. तो चीखी है, मैं खुद चीखना शुरू हो गई. हमने कहा उतरो जा हमारी गाड़ी से. फिर वो उतरे तो फिर गए. उसके बाद फिर मैंने ये वीडियो बनाई. मैंने कहा भाई हम तो मदद करने निकले थे, हम तो खुद शिकार हो गए. पुलिस वाले हमारी गाड़ी में बैठ के कहते हैं जी आए चले पकड़े. हमारी गाड़ी में थोड़ी पकड़ा. अब उनकी भी गलती नहीं है, जब वो पेट्रोल पंप वाला बच्चा बैठा लिया था तो उनको भी बिठा ले. नहीं तो बल्कि आगे से अगर किसी और के रिश्तेदार भेड़ बकरियां भी थी उनको बिठा यार. सिंगल रोड पे गाड़ी भागी थी, उसमें भगाना बच्ची के साथ गाड़ी, बड़ी पहाड़ पे चढ़ी हो, सोचो मरी रोड कैसा है, बड़ा डेंजर है. 15 भी फोन किया जा सकता था. तो वो खुद पुलिस को ही तो हवाले कर दिया हमने, पुलिस के तो हवाले कर दिया. नहीं, लेकिन वहां तक बात क्यों पहुंची? वहां तक बात इसलिए पहुंची, वहां तक फिजा नुमा एक खातून और उसकी एक बच्ची नुमा बच्ची तो और एक पेट्रोल पंप का लड़का. Is this making any sense? इस गुफ्तगू की कोई सेंस आपको समझ आ रही है? उस वक्त हमारे अंदर बड़ा वो था कि यार बेचारे, हमारे में नहीं था, आप में था. वो बच्ची बेचारी नहीं जाना चाह रही थी, बिला वजह अपनी बच्ची को हर सिचुएशन में घसीट लेती है. ये आगे बैठी थी, उसको पीछे जब बिठाए ना, हमारे दिल में ये हौसला था कि इसकी 10,000 रुपए की सैलरी होगी, 6,000 रुपए का पेट्रोल लगा के भाग गए. 6,000 तो उसका मालिक इसको काट लेगा. अपने पैसे लाया कि 6,000 दे दिए ना. अच्छा वो भी दे दी. मैं सब के जाऊं मैं शकड़े. मगर अफसोस ये हुआ कि यार ऐसे नहीं करना चाहिए गरीबों के साथ. जो भी है ज़ूफ़िशा, आपकी राय इसके बारे में क्या है? क्योंकि ज़ूफ़िशा जो हमारी शेफ है ना, वो बड़ी ही एक हैरान कुन और परेशान एक्सप्रेशन के साथ देख रही है. आपकी इस पूरी सिचुएशन के बारे में राय क्या है? मैं इनके इंटरव्यूज वैसे भी सुनती रहती हूँ तो इनके साथ ये ट्रेजेडीज होती रहती हैं. अच्छा मजा ये था, आप बैठो. अच्छा हम फॉलो करें, तेज और तेज तेज भाग के, ओके राइट से राइट से भागो, तेज. ओके ये अगली बार के लिए या अगली वाली अपने एपिसोड के लिए. अब जब पुलिस दिख गई तो गाड़ी से मुंह बाहर निकाल लिया हम सारों ने. पुलिस 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 को रोका कि भाई इसको पकड़ो. तो आगे से पुलिस भी हमारी गाड़ी में बैठ गई. आए पकड़े. आप अपनी गाड़ी में जाएं, लड़का लेके उतरे, पकड़े. उन्होंने कहा आप इतनी जोश में वैसे ये पहुंच जाएंगे. बिल्कुल सही कहते, पागलों के सर पे सींग नहीं होते. वो 3 खवातीन मन के बैठी हुई होती है सेट के ऊपर. अल्लाह सोच रही है मुझे मालूम खड़ा कर दिया बिरयानी बनाने के लिए. इधर जो दिमाग की दही बन रही है, बल्कि हम इस दही को इस्तेमाल कर लेंगे रायते के तौर पे. बिल्कुल, जो हमारे दिमाग की दही वाली बनाई है, ये टमाटर वाली दोनों है. दही में दही टमाटर मिक्स करके. आपने कौन सा खाना है?
मैं खाती तो हूँ और क्या वैसे वो भी हमने देखा हुआ है। अच्छा एक बात बता, हर चीज पे वीडियो बना देती हो वैसे? हाँ। हर चीज पे? हाँ। उस दिन पता नहीं फिलहाल आपको डांट रही थी किसी चीज पे? हाँ। अलमारी में खड़े होके या कुछ? अंदर घुस गई अलमारी के, वो कोट के अंदर से पैसे निकाले, सुबह रोज 50 रुपए लेके जाती है स्कूल के ना, लेके पहले जाती थी कभी 150, 200, 500। मैं यही कहने लगी थी 50 तो हमें बचपन में मिलते थे। 50 मतलब 50 रुपए का वो क्या लेगी, एक चिप्स का पैकेट? अच्छा खासा खाना लेके जाती है, नाश्ता करके जाती है, टिका के पराठे 1.5-2 खा लेती है अच्छी तरीके से। हाँ टिका के खाती है, वहाँ जाके भी उसको जो लंच है ना भर के देती है। चलवा रही हो इस वीडियो में? ओ ये मटर वाला, ये मटर छील ली थी उसने बेचारे, कैफी कलील का गाना ही खराब कर दिया। कहती है मटर में कीड़ा निकला था, कई बार निकला था, तो मैंने रिकॉर्ड कर ली, मैंने कहा चलो चढ़ाते हैं बड़ी इसको। दी तो अब क्या सिचुएशन है? अब सिचुएशन ये है कि बस बच्ची बड़ी हो रही है और उसका बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। वो जो अलमारी के अंदर घुसी थी तो उसमें से पैसे निकाली थी, देने 50 इसलिए होते हैं, स्कूल लेके जाती है 500 भी है, 400 भी है, 100 रुपये भी, तो वो पूरे कैंटीन वाले को दे आएगी, ये नहीं कहेगी वापस करो। अच्छा, ये कितने का है नहीं लेती। हाँ ये कितने का ये नहीं बोलेगी। वहाँ पे गई है ना बिल्कुल अपनी माँ की फोटो कॉपी है। फिजा की तो कहानियाँ फेमस है, जहाँ पे 100 रुपए देने वहाँ 10 दे आएगी और जहाँ पे 10 देने के वहाँ पे 1000। ये भी होता है। बिल्कुल। बात बताओ, बिजली का बिल टाइम पे देती हो? नहीं, इस दफा तो लेट हो गया था, मैनेजर को कहा था दे दो तो उसने दिए ही नहीं, फिर मुझे डबल लग गया। मैनेजर जो तुम्हारी डीलें करा रहा था अजीबो गरीब किस्म की, वो यही तो पैसे खा पू के घपला करके अच्छी खासी कहानियां करके भागा, इसलिए मैंने कहा कोई मैनेजर भी भाग गया। मैनेजर भागा नहीं है, जाहिर सी बात है, जब धमकी दूंगी कि तुम पे केस कर दूंगी, मेरे पैसे वापस करो, तो भागे गई। फिजा पुलिस फोर्स ज्वाइन कर लो क्योंकि हर वक्त जो है ना किसी के खिलाफ केस हो रहा है, कोई एडवेंचर। अच्छा चलो अब ये जो नया आपने जो एक ट्रिब्यूट पेश किया आबदा परवीन साहिबा को, उसके बारे में मुझे बताओ, ये क्या कहानी है? आबदा जी को कौन नहीं सुनता, मेरे सबसे ज़्यादा जितने भी गाने अगर मैं सुनती हूँ तो आबदा जी, सजाद अली साहब, अहमद जहाज़ेब मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, उसकी आवाज़ कानों में बस रस घोलती है। फिर अली ज़फ़र मुझे बहुत स्टाइलिश सिंगर लगते हैं और बड़ा एलिगेंट गाते हैं, उनकी लाइव जो स्टेज परफॉर्मेंस है उसकी मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। एज अ सिंगर इतनी परफॉर्मेंस होना, एज एन एक्टर वो ब्यूटी मारते हैं, वो एक एक्सप्रेशन, देन डांस एलिमेंट, देन ऑडियंस के साथ खेलते हैं, बात करते हैं, फ्रेंडली हैं। I like that things, you know. One thing about your concerts also is कि हर बंदा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इस बार इस सीज़न में you've done a lot of concerts. शुक्र अल्लाह का। हाँ, और मुझे कॉन्सर्ट्स इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि लाइव गा रही हूँ। जैसे अली ज़फ़र भी लाइव गाते हैं, सजाद अली लाइव गाते हैं, तो जब मैंने सिंगिंग शुरू करने का सिलसिला सोच लिया था कि करना है, तो मैं सजाद अली साहब के पास गई भी थी, उनके घर पे। वो जो एक अजीब सी लोगों ने गलत बातें छापना शुरू कर दी थी कि सजाद अली साहब से शादी हो गई है, तो मुझे इतना रोना आ रहा था कि मैं भाई बोलती हूँ तुम्हारी सारे पाकिस्तान से शादी करा चुके हैं प्रेस वाले, तो वो मैं यही तो पूछने गई थी कि सही रास्ता बताएं कि मुझे कॉन्सर्ट्स करने चाहिए, मैं एक बच्ची की माँ हूँ। यही पूछने गई थी कि सजाद भाई आपसे शादी करूंगा और सुनो सजाद भाई तो यार उस्तादों की जगह एक हल्की सी हिंट भी दे दे तो हमारे लिए रास्ता खुल जाए, तो ये पूछने के लिए गई थी। दैट्स इट, हम सब प्यार करते हैं उनसे यार। ही इज अ ब्रिलियंट आर्टिस्ट एंड ही इज पैदा नहीं हो सकता ऐसे सिंगर है हमारे पास, हमारे मुल्क में ऐसे पैदा हुए हैं तो है ना, और नहीं हो सकते, पैदा नहीं हो सकता। मैंने कहा कहां से आसमान से तो नहीं गिरे। और देखो यार क्या लोग हैं। अच्छा, हु डू यू वांट टू बी लाइक, किसको देखती हो एज योर रोल मॉडल कि मैंने ऐसा होना है? मुझे कैसा होना, मैं थोड़ी सी वैरायटी अपने अंदर थोड़ा सा चेंज लाना चाहती हूँ कि कोई एक ऐसी पहचान, कोई ऐसी चीज़ जो आज तक कभी किसी ने ना की हो, मगर हाँ सुन के सबको हर एक का वर्जन जो है वो ट्राई ज़रूर करती हूँ कि मेरी ऑडियंस को मेरे अंदर से क्या चीज़ पसंद है। और मैं वो वाली सिंगर नहीं हूँ कि मैं सिर्फ अपनी चीज़ ही प्रोड्यूस करूँ, अपनी चीज़ ही गाऊँ। जो मेरे मुल्क के बहुत नामवर लोग हैं जिन्होंने ऐसे ऐसे गाने गाए जिनके नामों के बगैर हम नहीं हैं। आज तक कोई भी लड़की नूरजहाँ जी को जब तक नहीं गाती वो सिंगर नहीं बनती। आप बड़े बड़े इवेंट्स में, शादी फंक्शंस में, कॉन्सर्ट्स में जाते हैं, आपसे फरमाइश की जाती है। जैसे इंडिया में भी बाहर और ऑल ओवर द वर्ल्ड कोई सिंगर परफॉर्म कर रहा होता है तो फरमाइश भी होती है ऑडियंस। गाने याद कैसे हो जाते हैं सारे? मुझे तो पंजाबी वैसे ही नहीं आती है और पंजाबी सारे गाने गा रही हूँ, याद हो रही है आजकल, पढ़ के याद कर ली, अब तो बोल के याद कर ली, घर के स्टाफ के साथ बोल के, शोज़ में बोल के। फिर जुगतों वाला जो शो किया था उसमें जुगते मार के पंजाबी थोड़ी पक्की हुई है, अदरवाइज बहुत कच्ची थी मैं। नहीं, बट वर्ड्स कैसे याद रहते हैं? वर्ड्स अच्छा, सुर एक ऐसी चीज़ है कि सुर में आप फ्रेंच गा लो, बंगाली गा लो, कुछ भी गा लो, आपके लफ्ज़ बैठ जाते हैं। इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ दैट। सुर बीट आपको सब कुछ करवा देता है। सही। अच्छा ये बताइए आप महविश के आजकल आपकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है? व्हाट आर योर, मतलब यहाँ से जब हॉलीडे से वापस जाओगी तो फिर क्या? मेरा वैसे तो वापस जाने का बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा क्योंकि पाकिस्तान एक बिल्कुल डिफरेंट वाइब है हमारे। कौन रोक रहा है? ज़माना। शादी करके जाओगी मुझे लगता है, शादी करके जाएगी।
वहाँ पे ये कि फिर जैसे यहाँ पे आप लोगों की एक रूटीन लाइफ है कि आप लोग काम कर रहे होते हैं, वहाँ पे जो शो होस्ट करती हो वो उसका क्या फॉर्मेट होता है? वो एंटरटेनमेंट पर है और बहुत दफ़ा मैं पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज़ को भी कनेक्ट करती हूँ। मैंने यहाँ से बहुत सारे पॉलिटिशियंस के, सेलिब्रिटीज़ के इंटरव्यूज़ किए हुए और जी शेफ, क्या सिचुएशन है किचन में? खाना हमारा बिल्कुल तैयार है, बिरयानी बन चुकी है, कटलेट्स बन चुके हैं, सैलेड सब कुछ तैयार है। टिपिकल जो एक हमारे सेट पे खाना आता है वो आज तैयार हो गया। सेट पे क्या खाना आता है फिज़ा को पता है मैं क्या बात कर रही हूँ। स्पेशली कराची में जब शूट करते हैं तो बिरयानी और शामी या कटलेट साथ मिलते हैं। Exactly. और मस्ट होते हैं। कराची एकदम से याद आ गया ना, खुशबू भी कराची वाली बिरयानी, खुशबू कराची वाली आ रही है, लेकिन आलू नहीं है इसके अंदर, कुछ बच बचा हो गया हमारा। अच्छा ओके, सो मैं विश यंग गर्ल्स आपको देख रही हैं, बहुत सी बच्चियां जो होती हैं बाहर के मुल्क में होती हैं और वो चाहती हैं कि वो मीडिया में काम करें, लेकिन वो यही कहती हैं अगर हम पाकिस्तान में होते तो हम कर लेते, या इंडिया में होते या श्रीलंका में, मतलब क्योंकि हम वहाँ पे हैं तो हम नहीं कर सकते। तो आपने तो ये ग्लास सीलिंग ब्रेक की है। मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि आई नो वहाँ पे हमारी ऑडियंस कम है, आई नो हमारे पास वहाँ पे इतने ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है कंपेयर टू पाकिस्तान, लेकिन अब वहाँ पे भी काम बढ़ रहा है। बहुत सारी लड़कियाँ, नई लड़कियाँ भी ज्वाइन कर रही हैं और अपनी अंदर की ख्वाहिश को कभी भी नहीं मारना चाहिए, कहीं से भी स्टार्ट ले लेना चाहिए, क्योंकि यू नेवर नो कि कहाँ कब चीज़, कौन सी चीज़ क्लिक हो जाए। और इस फील्ड में आते वक्त आप इस चीज़ को माइंड में रखें कि बहुत सारे चैलेंजेस से आप गुजरेंगे, एक ही रात में आप ओवरनाइट सेंसेशन नहीं बन सकते। तो मेहनत करें और अगर कोई आपसे बेहतर कर रहा है तो उसको एज एन इंस्पिरेशन लें, उससे लड़ाइयाँ ना करें और अपनी मेहनत से आगे बढ़ें और यू नेवर नो कि कब आप क्लिक कर जाएंगे। क्या बात है फिज़ा? बस अपनी मेहनत, यही वाली बात, और दूसरा कि डटे रहें और अपना जो टैलेंट है वो किसी भी प्लेटफॉर्म के ज़रिए दिखाएं। अगर आपके पास चैनल्स नहीं है या अगर आपको किसी चैनल में कोई सीरियल नहीं मिल रही या किसी ने साइन नहीं किया हुआ और आप घर बैठ के कह रहे हैं कि हम तो इनसे ज़्यादा टैलेंटेड है ये जो टीवी पे नज़र आ रही हैं, तो अगर आपके पास टैलेंट है, अब तो इतने सारे ऐप्स हैं, इतने सारे चैनल्स हैं जो आप अपने खुद पे बैठ के घर पे बना सकते हैं, जिससे कोई पैसे नहीं लगते। जो हैं टिकटॉक और स्नैपचैट और इन चीज़ों और रील्स वगैरह से पॉपुलर हुए हैं, ऐसे ही और स्टार बन गए। बस आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए और आपकी पॉजिटिविटी, एनर्जी, आपका टैलेंट उसके अंदर दिखे तो फिर यू आर द स्टार, नोबडी कैन स्टॉप यू। एग्जैक्टली। अब देखें ना, फिज़ा ने सिंगिंग, हर कोई कहता था कि हाँ शी इज़ एन एक्ट्रेस एंड अ होस्ट और सिंगिंग शौकिया करती है। फिज़ा ने ये प्रूव किया कि एक्सक्यूज़ मी, एक्चुअली तो डे 1 से पैशन सिंगिंग था, लेकिन बात ये है कि वही वाली बात कि बिकॉज प्यारी थी, मॉडल थी, हर कोई इसको पहचानता था तो मॉडलिंग हो गई, उसके बाद फिर उधर से ये एक्टिंग में निकल गई और वो। बट द थिंग इज़, जो आपने करना है, अगर आपकी नीयत साफ है, आप वहाँ पहुँच जाते हैं, खुद ही रास्ता खुल जाता है। अच्छा, फाइनल क्वेश्चन, बेटी के बारे में आपका बहुत सवाल आ रहा है कि हम उसको बहुत सी वीडियोस में देखते हैं, ये वो, क्या वो भी मीडिया की तरफ उसका इंटरेस्ट है? उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है मीडिया की तरफ, बल्कि वो डॉक्टर बनना चाहती है और ये कहती है बस मैंने आपका इलाज करना डॉक्टर बन के। तो अब मुझे ये नहीं पता कि मुझे कौन सी बीमारी लगनी है, मैं क्या होना है, मैंने किस तरीके के हालात में गुजरना है, मुझे समझ नहीं आता। अब मुझे ये कहती है आपका इलाज करना है, तो वो कहती है डर जाती हूं। हम दोनों के बच्चों का यही राय है हमारे बारे में, इट्स ओके, हम लोगों के इलाज, अल्लाह ताला हमें सेहत दे, जिंदगी दे। बिल्कुल, बच्चे बार बार मुंह से ही निकालते हैं हमने आपका इलाज करना। इलाज करना है या करवाना है? मेरे करवाना चाह रहे हैं। बहुत डर लगता है यार ये जब बोलती है, तो मतलब उस स्टेज पे आना है हमने, अल्लाह बचा के रखे हम सबको। अच्छा, अब हम क्या सुनने वाले हैं? किस? गड़ोली। आय हाय, आपदा परवीन जी। और आज ही इन्होंने लॉन्च किया है 11 बजे, कुछ देर पहले ही इनके फिज़ा अली वर्ल्ड पे, मेरे यूट्यूब चैनल पे, अभी जाके सुने ज़रूर। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। शेफ, थैंक यू सो मच। मैं विश इट वाज लवली मीटिंग यू, ब्लेस यू, खुश रहो, आबाद रहो और अपनी एक्टिंग के फ्यूचर करियर में आपको बहुत ज़्यादा लक और कामयाबी मिले। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जुगाल।